मुझे विश्वास है ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कम से कम सरकार तो उसका खंडन करे। अब ये सोच देखिए, पहली सोच थी अलग अस्तित्व से इस रिश्ते को कमजोर रखो, दूसरी सोच है कि स्वायत्तता दे दो, तीसरी सोच है कि सेल्फ रूल दे दो, चौथी सोच पाकिस्तान की है कि आरंभिक कदम के तौर पर ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, और अंतिम सोच है कि इसको उस दिशा में ले आओ और आजादी दे दो। अब आजादी की कल्पना क्या है, किसी ने सोचा है इसके संबंध में? आज की दुनिया की राजनीतिक स्थिति में, जिसको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहते हैं, कोई इसकी क्षमता है? किसी ने इसके परिणाम सोचे हैं? इस देश की ऐसे स्थिति में आर्थिक स्थिति क्या होगी, राजनीतिक स्थिति क्या होगी, सिक्योरिटी सिनारियो क्या होगा? किसी ने सोचा नहीं। लेकिन उद्देश्य यह है कि उस दिशा में जाओ, और दुर्भाग्य हमारा यह है कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक जमात है जो इसके दूरगामी प्रस्तावों पर सोच नहीं रही। दूसरी तरफ आप चले जाओ तो लद्दाख और जम्मू के लोग चिल्लाकर अपनी शिकायत करते हैं। जो पूरा पैसा राज्य में आता है उनके साथ भेदभाव होता है, नौकरियों में भेदभाव होता है, विकास के खर्चे में भेदभाव होता है, वहां पर कॉलेज के दाखिलों में भेदभाव होता है, राजनीतिक परिस्थिति में भेदभाव होता है। जनसंख्या जम्मू की ज्यादा, क्षेत्रफल जम्मू का ज्यादा, असेंबली और लोकसभा में सीट घाटी की ज्यादा, वहां सेंसस नहीं हो पा रहा ईमानदारी से। इस परिस्थिति में उनकी शिकायत को सुनने को तैयार नहीं, और जब हम वहां जाते हैं तो वो जायज शिकायत करते हैं कि हमको इसलिए हमसे भेदभाव कर रहे हो कि हम देशभक्त हैं। हमसे इसलिए भेदभाव कर रहे हो कि हम देशभक्त हैं। अब सरकार का इसमें नजरिया क्या है? अटल जी की सरकार थी तो हर वर्ग हुर्रियत भी मानने लग पड़ा था कि ये कम से कम ईमानदारी से बात करते हैं। अभी सुषमा जी और मैं जब घाटी में गए तो हमें कल्पना नहीं थी, हमको लगता था कि हमारी विचारधारा, वहां कुछ लोग ऐसी बात करते हैं उसके विरोध में है, लेकिन वो हमें आकर कहते थे कि अटल जी अगर होते तो विषय बदल चुका होता। और एक अटल जी का बयान कि इंसानियत के दायरे में इस समस्या का हल ढूंढ लो, हर व्यक्ति उस इंसानियत के दायरे के वाक्य को दोहराता है। उनकी विश्वसनीयता को देखते हुए एकमात्र उदाहरण है कि हुर्रियत के लोग भी दिल्ली आ गए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन इस सरकार के दृष्टिकोण और इसकी ईमानदारी और इसकी समझ पे हर एक को प्रश्न चले गए। प्रधानमंत्री जी पहली बार गए तो घोषणा कर दी कि 5 वर्किंग ग्रुप बनेंगे, हर राजनीतिक दल के लोग आएंगे। एक वर्किंग ग्रुप बना दिया जम्मू कश्मीर और भारत के संवैधानिक संबंध पे। तो पार्टी ने मुझे कहा इसका सदस्य आप बनिए, इसमें कुछ खतरनाक चीज होने वाली है। एक आध आरंभिक बैठक हुई, उसके बाद बैठक ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई रिपोर्ट ही नहीं बनी। 2-2.5 साल बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस ग्रुप की एक रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, ये फ्रॉड किस बात का? कोई ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, ये ग्रुप की रिपोर्ट थोड़ी ना है। नहीं, हमने एक रिटायर्ड जज को रखा हुआ था, उसने लिख के दे दी। उस दिन से, दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो गई कुछ 2-3 दिन पहले उस जज की, उस दिन से आज तक पिछले 1.5 साल में बीसीओ लोगों ने कोशिश कर ली कि क्या उस जज साहब ने लिखी, उनसे मिल तो ले एक बार। वो रिपोर्ट देने भी नहीं गए। किसने लिखी? एक फ्रॉड एक प्रकार का कर दिया। और रिपोर्ट में क्या था कि स्वायत्तता दे दो। एक कमेटी बना दी कि आर्थिक विकास कैसे हो। प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार है रंगाराजन जी, वो उसके
इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन है, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी। अब प्रधानमंत्री दूसरी बार गए, तो दूसरी बार गए तो इन्होंने कहा यहां पर जॉब्स कैसे क्रिएट हो, नौकरियां कैसे आए, अर्थव्यवस्था कैसे बने, मैं फिर एक कमेटी बना रहा हूं। कौन है उसका चेयरमैन? उनका रंगाराजन। तो एक ही विषय पर एक ही व्यक्ति की अध्यक्षता में दो बार उसी कमेटी को बनाना, यही आपका दृष्टिकोण है? रिपोर्ट है उनकी, पर जाना था, कोई खाना पूरी करनी थी, वो करके आ गए। फिर चिदंबरम साहब ने कहा कि गुप्त तौर पे बातचीत हो रही है, साइलेंट डायलॉग हो रहा है, कोई डायलॉग नहीं हुआ, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई उसके परिणाम नहीं हुए। 1.5 साल गुमराह करते रहे कि साइलेंट डायलॉग हो रहा है। फिर उसके बाद कहा कि 3 इंटरलोक्यूटर्स को हमने नियुक्त कर दिया है। कश्मीर घाटी के लोग कहते थे कोई राजनीतिक अस्तित्व रखने वाले लोगों को भेजो जिनसे हम बात कर पाए। जम्मू के लोग ये बात कहते थे, कहा नहीं, हमने कोई प्रोफेसर है, कोई कुछ है, पत्रकार हैं, उनको भेज दिया है। आज भी दुर्भाग्य इस बात का है कि जब तक ईमानदारी से ये विश्लेषण नहीं कर लेते, ये आकलन नहीं कर लेते कि 63 साल पुरानी नेहरू जी की नीति गलत थी या नहीं थी, और जब तक ईमानदारी से उसकी गलती स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक इस समस्या के समाधान की दिशा में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं, इतिहास कई बार बड़े कठोर निर्णय लेता है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इतिहास इस बात का निर्णय भी लेगा कि कश्मीर के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू की दृष्टिकोण ठीक था या पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दृष्टिकोण ठीक था। हिस्ट्री विल मेक अ क्रूअल जजमेंट ऑन दिस पॉइंट, और वो एक अनिवार्य निर्णय होगा जो इतिहास को लेना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर और युवा मोर्चा को क्या आवश्यकता पड़ी भारत एकता यात्रा की?